रामचंद्र देव के बाद अगले शासक बनते हैं रामचंद्र देव के ही पुत्र ब्रह्मदेव राय। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव राय। लेकिन ब्रह्मदेव राय अपनी राजधानी बनाते हैं रायपुर को। ब्रह्मदेव राय अपनी राजधानी बनाते हैं रायपुर को। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव राय की राजधानी बनेगी रायपुर। ब्रह्मदेव राय की राजधानी बनेगी रायपुर। ब्रह्मदेव राय अगले शासक होते हैं रायपुर कल्चरी वंश के ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय का शासनकाल रहा है 1400 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक। ब्रह्मदेव राय का शासनकाल रहा है 1400 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक। ब्रह्मदेव राय के दो शिलालेख प्राप्त होते हैं। पहला है रायपुर शिलालेख और दूसरा यहां पर खल्लारी शिलालेख। यहां पर है खल्लारी शिलालेख। ब्रह्मदेव राय के दो शिलालेख प्राप्त होते हैं, रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख। रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदेव राय के दो शिलालेख प्राप्त होते हैं, रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख। ये है ब्रह्मदेव राय के शिलालेख। ब्रह्मदेव राय के शिलालेख। ब्रह्मदेव राय के दो शिलालेख प्राप्त होते हैं, रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख। रायपुर शहर की स्थापना किया है रामचंद्र देव राय ने। रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर। रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर किया और ब्रह्मदेव राय 1409 ईस्वी को रायपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इस प्रकार से रायपुर पहली बार राजधानी बना। रायपुर पहली बार राजधानी बना। विशेष बात यह है कि रायपुर पहली बार राजधानी बना। रायपुर पहली बार राजधानी बनता है 1409 को। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव राय के शिलालेख, रायपुर शिलालेख तथा खल्लारी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रह्मदेव राय ने उपाधि धारण किया था। ब्रह्मदेव राय की उपाधि है, ब्रह्मदेव राय ने उपाधि धारण किया था वाकपति। वाकपति, वाकपति अर्थात संगीत विद्या में निपुण। संगीत विद्या में निपुण। इससे यह पता चलता है कि ब्रह्मदेव राय संगीत विद्या में निपुण थे, इसलिए उन्होंने वाकपति उपाधि धारण किया था। दूसरा उपाधि धारण किया था द्वितीय भारत। द्वितीय भारत का दूसरा इसकी उपाधि थी ब्रह्मदेव राय की द्वितीय भारत। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव राय से संबंधित युद्ध। यह आपका पकड़ना है कवर्धा। यह आपका है कवर्धा। कवर्धा में इस समय शासक थे मोनिंग देव। फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव। फणी नागवंश के शासक ब्रह्मदेव राय, रायपुर कल्चरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के समकालीन थे। कवर्धा के फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव। 1413 ईस्वी को रायपुर कल्चरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय तथा फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव के बीच युद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका कवर्धा 1413 में रायपुर कल्चरी वंश के शासक ब्रह्मदेव का युद्ध होता है, वर्सेस युद्ध होता है मोनिंग देव के बीच। मोनिंग देव के बीच। मोनिंग देव है फणी नागवंश के शासक। फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव के बीच 1413 में रायपुर कल्चरी वंश के शासक ब्रह्मदेव तथा फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतते हैं ब्रह्मदेव। 1413 में रायपुर कल्चरी वंश के शासक ब्रह्मदेव
फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को युद्ध में पराजित करते हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव राय से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव राय से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदेव राय से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। देखिएगा, यह आपका है मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव। ब्रह्मदेव राय से संबंधित प्रमुख स्थापत्य को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में हुए प्रमुख स्थापत्य, जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से आएगा मंदिर। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मदेव राय के प्रमुख स्थापत्य। ब्रह्मदेव राय के प्रमुख स्थापत्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, यह आपका है रायपुर, यह आपका पकड़ना है रायपुर। रायपुर में ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में बना है, रायपुर में ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में बना है हटकेश्वर महादेव मंदिर। रायपुर के महादेव घाट खारून नदी के तट पर है। रायपुर में महादेव घाट में खारून नदी के तट पर स्थित है हटकेश्वर महादेव मंदिर। हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई है 1402 ईस्वी में। इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है, हटकेश्वर महादेव मंदिर से ब्रह्मदेव राय का शिलालेख प्राप्त हुआ है मंदिर के प्रांगण से, जिसमें लिखा हुआ है कि 1409 में हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना ब्रह्मदेव राय के शासन काल में एक नाई थे, उस नाई के द्वारा हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। उस नाई का नाम है हाजी राज। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई है 1402 ईस्वी में। और हटकेश्वर महादेव मंदिर के संस्थापक बाय डिफॉल्ट तो शासक कहलाएंगे, अर्थात ब्रह्मदेव राय के शासन काल में हाजी राज नामक नाई के द्वारा ध्यान दीजिएगा, हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई है 1402 ईस्वी में ब्रह्मदेव राय के शासन काल में, अर्थात बाय डिफॉल्ट इसके जो संस्थापक है वो ब्रह्मदेव राय भी होंगे, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में हटकेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना किया गया है। लेकिन यहां नेतृत्व प्रदान करते हैं निर्माण में हाजीराज नामक नाई। हाजीराज एक नाई होते हैं। ध्यान दीजिएगा, खारून नदी महादेव घाट, अर्थात ये नदी तट, यह खारून नदी के तट पर स्थित है। खारून नदी के तट पर स्थित है हटकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव घाट रायपुर स्थल कहलाता है। इस स्थान का नाम है महादेव घाट रायपुर। रायपुर के महादेव घाट में खारून नदी के तट पर 1402 ईस्वी को ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में हाजी राज नामक नाई ने हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किया। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है, मंदिर के प्रांगण से हमें मिला है ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख। ब्रह्मदेव राय का रायपुर हटकेश्वर मंदिर शिलालेख, या हम कह सकते हैं रायपुर शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी
प्राप्त होती है। तो यह है रायपुर का हटकेश्वर महादेव मंदिर। रायपुर में ही स्थित है दूधाधारी, रायपुर में ही स्थित है दूधाधारी, ध्यान दीजिएगा, रायपुर में ही स्थित है दूधाधारी, रायपुर में स्थित है दूधाधारी मठ, दूधाधारी मठ, ध्यान दीजिएगा। दूधाधारी मठ की स्थापना हुई है 1409 ईस्वी को। दूधाधारी मठ का शिलान्यास किया था, दूधाधारी मठ का शिलान्यास किया था बलभद्र दास जी, बलभद्र दास, जो कहलाते हैं दूधाधारी जी महाराज, दूधाधारी जी महाराज, दूधाधारी जी महाराज बलभद्र के द्वारा दूधाधारी मठ का शिलान्यास किया गया था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ था। दूधाधारी मठ का निर्माण करते हैं 1409 को रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय, इसका निर्माण करते हैं 1409 को रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय, और बाद में इसका जीर्णोद्धार करते हैं, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करते हैं भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला, बिंबाजी भोसले के द्वारा मराठा वंश के शासक या भोसला मराठा वंश के शासक, भोसला मराठा वंश या भोसला वंश के शासक दूधाधारी मठ का शिलान्यास किया जाता है दूधाधारी जी महाराज बलभद्र दास के द्वारा, और इसका निर्माण किया जाता है 1409 को रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के द्वारा। बाद में दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किया जाता है भोसला मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसला के द्वारा, इसका जीर्णोद्धार किया जाता है बिंबाजी भोसला के द्वारा। आगे हम डिस्कस करते हैं खल्लारी। खल्लारी में स्थित है, खल्लारी में स्थित है खल्लारी माता का मंदिर, खल्लारी में स्थित है खल्लारी माता मंदिर, खल्लारी माता मंदिर, और साथ ही साथ खल्लारी में स्थित है जगन्नाथ स्वामी मंदिर, जगन्नाथ स्वामी मंदिर, या इसे ही कहा जाता है नारायण मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, नारायण मंदिर। खल्लारी में स्थित है खल्लारी माता का मंदिर तथा जगन्नाथ स्वामी मंदिर या नारायण मंदिर। इसके संस्थापक है ब्रह्मदेव राय के शासन काल में, ब्रह्मदेव राय के शासन काल में देवपाल नामक मोची के द्वारा खल्लारी में खल्लारी माता मंदिर या जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से इस मंदिर के संस्थापक है ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय के शासन काल में, ब्रह्मदेव राय के शासन काल में, ब्रह्मदेव राय के शासन काल में देवपाल नामक मोची के द्वारा, देवपाल नामक मोची के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, खल्लारी माता मंदिर तथा जगन्नाथ स्वामी मंदिर या नारायण मंदिर के संस्थापक है। बाय डिफॉल्ट शासक के नाम में रहेगा ब्रह्मदेव राय, लेकिन इस मंदिर के निर्माण में नेतृत्व प्रदान किया है देवपाल नामक मोची ने, ध्यान दीजिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मदेव राय के प्रमुख स्थापत्य। सबसे पहले पकड़ते हैं रायपुर, रायपुर का हटकेश्वर महादेव मंदिर। रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई है 1402 ईस्वी में। इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है ब्रह्मदेव राय के रायपुर शिला लेख से, जिसमें सन या संवत उत्कीर्ण है 1402 ईस्वी, 1402 ईस्वी। हटकेश्वर महादेव मंदिर जो कि महादेव घाट रायपुर में खारू नदी के तट पर स्थित है, इसके संस्थापक है ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में हाजी राज नामक नाई के द्वारा। अगला है रायपुर में दूधाधारी मठ, इसकी स्थापना हुई है 1409 को। इसका शिलान्यास किया गया है बलभद्र दास
के द्वारा, दूधाधारी जी महाराज बलभद्र दास के द्वारा दूधाधारी मठ का निर्माण किया है 1409 में रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय ने, और इसका जीर्णोद्धार किया है भोसला मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसला ने। खल्लारी में स्थित है खल्लारी माता का मंदिर तथा जगन्नाथ स्वामी मंदिर या नारायण मंदिर। इसके निर्माता है ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में देवपाल नामक मोची के द्वारा। तो यह है ब्रह्मदेव राय के प्रमुख स्थापत्य। रायपुर कलचुरी वंश के अंतर्गत अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमर सिंह तथा शिवराज सिंह। ध्यान दीजिएगा, अगला शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमर सिंह तथा शिवराज सिंह। ध्यान दीजिएगा, अमर सिंह तथा शिवराज सिंह। अगले शासक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमर सिंह। अमर सिंह का शासनकाल रहा है 1741 से लेकर 1750 तक। एक स्वतंत्र रायपुर कलचुरी वंश के शासक के रूप में, और 1750 को नागपुर के मराठा भोसला वंश के शासक रघुजी भोसला द्वितीय या रघुजी द्वितीय का रायपुर कलचुरी वंश पर आक्रमण किया जाता है। और इस समय रायपुर कलचुरी वंश के शासक होते हैं 1750 की स्थिति में अमर सिंह। 1750 को नागपुर के मराठा भोसला वंश के शासक रघुजी द्वितीय या रघुजी भोसला द्वितीय का रायपुर कलचुरी वंश पर आक्रमण होता है, और इस समय शासक है अमर सिंह। अमर सिंह रघुजी द्वितीय की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार से अमर सिंह कहलाएंगे रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। अब यहां पर अमर सिंह मराठा वंश या भोसला वंश के अधीनता में शासन करते हैं 1750 से लेकर इनकी मृत्यु तक, अर्थात 1753। तो इस प्रकार से अमर सिंह का पहला शासनकाल एक स्वतंत्र शासक के रूप में है 1741 से लेकर 1750 तक, और मराठा या भोसला वंश के अधीनता में इन्होंने शासन किया है 1750 से लेकर 1753। तो इस प्रकार से अमर सिंह कहलाएंगे रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक तथा मराठा वंश के अधीन प्रथम रायपुर कलचुरी वंश के शासक 1750 से 1753 तक। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है भारत, यह हमारा देश भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है, यह है नागपुर, और यहां पकड़ना है रायपुर, यह आपका है रायपुर। रायपुर में शासक है, रायपुर में शासक है अमर सिंह। रायपुर में शासक है अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह का शासनकाल है 1740 से लेकर 1750, और नागपुर में शासक है रघुजी
भोसला, रघु जी भोसले द्वितीय, या हम कह सकते हैं रघु जी द्वितीय, रघु जी द्वितीय। तो इस प्रकार से नागपुर के शासक रघु जी भोसला द्वितीय या रघु जी द्वितीय का छत्तीसगढ़ पर आक्रमण होता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर कलचुरी वंश पर आक्रमण होता है 1750 को, 1750 को। और इस प्रकार से अमर सिंह रघु जी भोसला द्वितीय या रघु जी द्वितीय की अधीनता को स्वीकार करते हैं। इसीलिए अमर सिंह का स्वतंत्र शासक के रूप में कार्यकाल है 1741 से लेकर 1750। और 1750 में रघु जी भोसला द्वितीय का आक्रमण होता है रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह के ऊपर। और इस प्रकार से अमर सिंह मराठा भोसला वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। इसलिए अमर सिंह कहलाएंगे अंतिम स्वतंत्र शासक, रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। और इसके बाद ये आ जाते हैं मराठा वंश के अधीनता में, और मराठा वंश के अधीनता में शासन करते हैं 1750 से लेकर अपनी मृत्यु 1753 तक। तो इस प्रकार से अमर सिंह का स्वतंत्र शासक के रूप में कार्यकाल रहा है 1741 से 1750, और मराठा के अधीनता में शासन रहा है 1750 से 1753। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रघु जी भोसला द्वितीय, रघु जी भोसला द्वितीय या रघु जी द्वितीय के अधीनता में आते हैं अमर सिंह। और अमर सिंह प्रति वर्ष, अमर सिंह प्रति वर्ष 7,000 रुपए वार्षिक टकोली, 7,000 रुपए वार्षिक टकोली देते हैं मराठा वंश को, देते हैं मराठा वंश को, मराठा भोसला वंश, मराठा भोसला वंश। तो इस प्रकार से अमर सिंह प्रति वर्ष 7,000 रुपए वार्षिक टकोली देते हैं मराठा भोसला वंश को, क्योंकि इन्होंने मराठा भोसला वंश या भोसला वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया है। तो यह है अमर सिंह, जो कि है रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। ध्यान दीजिएगा, तो अमर सिंह कहलाएंगे रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक। और इनका शासनकाल अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे अमर सिंह, अमर सिंह। और अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में इनका शासनकाल है 1741 से लेकर 1750 तक, क्योंकि 1750 को रघु जी भोसला द्वितीय का आक्रमण होता है। और इस प्रकार से कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन प्रथम रायपुर कलचुरी वंश के शासक, रायपुर कलचुरी वंश के शासक कहलाएंगे अमर सिंह, अमर सिंह। और अमर सिंह का शासनकाल इस प्रकार से रहेगा 1750 से लेकर 1753 इनकी मृत्यु तक, 1753 इनकी मृत्यु तक। इनकी मृत्यु के बाद, अमर सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं शिवराज सिंह, शिवराज सिंह। ध्यान दीजिएगा, शिवराज सिंह। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमर सिंह के बाद शिवराज सिंह, अगले शासक बनते हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह का शासनकाल रहा है 1753 से लेकर 1758। बिंबाजी भोसला को छत्तीसगढ़ का साम्राज्य मिलता है। भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा वंश की शुरुआत करते हैं। तो इस समय 1758 को जब बिंबाजी भोसले रायपुर कलचुरी वंश के में आते हैं तो यहां पर शासक रहते हैं शिवराज सिंह। तो बिंबाजी भोसले 1758 ईस्वी को शिवराज सिंह से प्रत्यक्ष रूप से सत्ता वापस लेते हैं और इस प्रकार से शिवराज सिंह का शासन समाप्त हो जाता है। तो रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम शासक कहलाएंगे शिवराज सिंह। रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम शासक कहलाएंगे शिवराज सिंह,
शिवराज सिंह। अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में इनका अंतिम शासक के रूप में इनका शासनकाल रहा है 1753 से लेकर 1758, क्योंकि 1758 को बिंबाजी भोसले के द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत की जाती है। और बिंबाजी भोसला का शासनकाल रहा है 1758 से लेकर जब तक कि बिंबाजी भोसले की मृत्यु नहीं हो गई, अर्थात 1787 तक। तो इस प्रकार से बिंबाजी भोसला स्वयं छत्तीसगढ़ आते हैं और शिवराज सिंह से सत्ता की बागडोर वापस लेते हैं। तो इस प्रकार से रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम शासक कहलाएंगे शिवराज सिंह, और बिंबाजी भोसले का शासन प्रारंभ होता है 1758 से लेकर 1787 तक। तो अमर सिंह कहलाएंगे रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक तथा मराठा वंश के अधीन प्रथम रायपुर कलचुरी वंश के शासक। मराठा वंश के अधीन प्रथम रायपुर कलचुरी वंश के शासक अमर सिंह, और शिवराज सिंह कहलाएंगे रायपुर कलचुरी वंश के अंतिम शासक। तो इस प्रकार से 1758 में सत्ता की बागडोर शिवराज सिंह से ले लेते हैं बिंबाजी भोसले, और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा या भोसला शासक कहलाएंगे बिंबाजी भोसले, और बिंबाजी भोसले का शासनकाल रहा है 1758 से लेकर 1787 इनकी मृत्यु तक। तो यह हमने डिस्कस किया अमर सिंह तथा शिवराज सिंह।